हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने जैसे आपसे कहा था कि न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट की शुरुआत करेंगे, तो वो शुरू होने जा रहा है सारणिक चैप्टर। सारणिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैट्रिक्स में जो बचे हुए हैं उसको भी ख़त्म करेंगे। हमने कहा था कि कुछ पोर्शन मैट्रिक्स के ऐसे होते हैं कि सारणिक की मदद से उसको पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए पहले हम थोड़ा सारणिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए सारणिक क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन बताएं हम। और एक बात समझ लीजिए कि सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है। वर्ग आव्यूह के लिए ही हम सारणिक की बात करेंगे जो है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार आव्यूह के लिए हम सारणिक की बात नहीं करते हैं, वो उस पर परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा डिफिनेशन लिखते हैं फिर और समझाते हैं जो है। सारणिक एक ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक व्यंजक क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, या संख्या मतलब कोई नंबर। सारणिक एक ऐसी यूनिक एक्सप्रेशन या नंबर होती है जिसका संबंध एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं हम, अभी तक आप अगर देखे होंगे तो कभी भी वर्ग आव्यूह की वैल्यू नहीं निकालते थे हम। जो भी हमने अभी तक पढ़ा था आव्यूह में, हम दो आव्यूहों को जोड़ना सीखे थे, घटाना सीखे थे, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लाई करना दो मैट्रिसेस के बीच में। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा था कि आप किसी मैट्रिक्स की वैल्यू से, कोई मैट्रिक्स लिखा है, हमने कभी ये नहीं पूछा था कि इसकी वैल्यू निकालिए। आप दिमाग के बैठा लीजिए, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। जो वैल्यू होता है वो सारणिक का होता है, और जो मान मिलता है उसी को सारणिक का मान बोलते हैं। हमने लिखा कि सारणिक एक ऐसी यूनिक एक्सप्रेशन या नंबर होता है जिसका संबंध एक आव्यूह, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से है। ध्यान दीजिएगा, उसका संबंध स्क्वायर मैट्रिक्स से है। वो जो मान आएगा, वो जो संख्यात्मक मान होगा, वो जो एक्सप्रेशन होगा, वो आव्यूह की वैल्यू कभी नहीं होगी। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आएगा। जो भी संख्यात्मक मान की हम बात कर रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे हैं, वो किसी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है। नहीं आपके दिमाग में आ जाए कि वो मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई, मैट्रिक्स की वैल्यू होती ही नहीं है। उसका संबंध मैट्रिक्स से होगा, बस उसका संबंध एक वर्ग आव्यूह से होगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो सारणिक एक प्रकार का नंबर है। अभी जब परिभाषा बताएंगे इसकी और मान निकालना सिखाएंगे तो और आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। है एक डिफिनेशन आप ये लिख सकते हैं। एक डिफिनेशन हम आपको और बताना चाहते हैं, उससे देखिए कुछ समझ में आएगा आपको। सारणिक एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स जो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक अद्वितीय यूनिक व्यंजक, ऊपर लिखे ना व्यंजक एक्सप्रेशन, या संख्या नंबर से संबंधित सारणिक एक ऐसा फलन होता है जो प्रत्येक आव्यूह को एक व्यंजक संख्या से संबंधित करता
है। ये एक परिभाषा ज़रा देखिए। तो अब यहाँ पर एक शब्द आ गया फलन। अब फलन आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आप फलन को भी अपने इंटर क्लास में भी पढ़ेंगे। हम सेट थ्योरी में देखेंगे फलन और उसमें रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। आपने 11th में भी कुछ पढ़ा होगा, सेट एंड फंक्शन वहाँ भी था। और उससे पहले भी भले फलन को आपने बहुत, फंक्शन को बहुत विस्तार से ना पढ़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप 9th-10th में भी उसका जिक्र कहीं ना कहीं हुआ है। जैसे हम बात करें साइन कास टेन, ये जो आप सुने हैं, जितने 6 होते हैं आपको पता है सभी, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपने लाग सुना होगा, एंटी लाग सुना होगा, ये सब क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फलन को बिल्कुल सुना ही नहीं है, आपने ये सब सुना है। तो थोड़ा इन्हीं की मदद लेके हम आपको बताना चाहते हैं कि सारणिक एक फलन होता है। और बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जब फिर अपने इंटर के सिलेबस में फलन की बात करेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। जितना आपने पढ़ रखा है हम उससे भी देखिए आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, जैसे आप साइन के बारे में जानते हैं ना, साइन एक फलन होता है। साइन का काम क्या है कि किसी कोण पर अगर इसको आप लगा दें तो उसको एक संख्या में बदल देता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 30 डिग्री लिखा है, ये 30 डिग्री ना, 30 डिग्री लिखा है। इसके पहले आपने अभी देखिए 30 डिग्री है, और इसके पहले अगर आपने साइन लिख दिया तो साइन 30 एक संख्या बन गई। साइन 30 क्या बन गई? एक संख्या बन गई जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। वैल्यू कैसे निकालना है ये भी आप जानते हो, बात समझ में आई? चाहे आप टेबल में देख लीजिए साइन 30 का मान 1/2, या तो आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं कि एक इसमें लाइन खींचिए आप, फिर चाहे किसी भी प्रकार इसमें 30 डिग्री का कोण बनाइए, 30 डिग्री का, और फिर कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए जो भी हो। और उसके बाद फिर ये 30 डिग्री है तो इसको आप बोलते हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू नाप लीजिए, इसकी वैल्यू नाप लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो साइन 30 की वैल्यू आप ऐसे भी फाइंड आउट किए होंगे। हमें पूरी उम्मीद है 9th-10th में आप ऐसे भी इसकी वैल्यू निकाले होंगे, या हो सकता है कि आप टेबल देख के साइन 30 की वैल्यू निकाल लिए हों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप साइन कास सभी देख रहे हैं, ये जो इनको अगर किसी हम कोण पर लगा देते हैं, अभी तो ये 30 डिग्री सिर्फ अकेला था, साइन लगाया तो ये क्या बन गया? 1/2 बन गया। बात समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये 30 डिग्री था, अभी ये 30 डिग्री है, इसमें आपने साइन लगाया तो ये क्या बन गया? 1/2 बन गया। तो 30 डिग्री 1/2 किसकी मदद से बना? साइन की मदद से बना। किसकी मदद से बना? साइन की मदद से बना। तो साइन ने क्या किया कि इस कोण को एक संख्या में बदल दिया, इसलिए इस साइन को बोलते हैं वहाँ पे फलन। इसी तरह कास का भी रोल होता है, आप कास लगाए होते तो ये √3/2 बन गया होता, आप tan लगाए होते तो ये 1/√3 बन गया। यानी सब क्या है? एक कोण को एक संख्या से संबंधित कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखवाया? यहाँ पे क्या लिखवाया कि सारणिक प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक संख्या से संबंधित कर रहा है। बात समझिएगा। तो जो काम यहाँ पे सारणिक करने वाला है, जैसे अभी और बताएंगे, जैसे एक थोड़ा सा और सुन लीजिए लाग के बारे में। जैसे लाग क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 4, एक संख्या लिखा है अभी ना, या 2 मान लीजिए, 2 अभी एक रियल नंबर है, इसमें आपने लाग लगाया तो लाग 2 बन गया। और लाग 2 का मान आपको पता है ये होता है 0.3010 ऐसे होता है कुछ। तो ये कहने का मतलब कि जो 2 एक नंबर था, इसमें हमने लाग लगाया तो ये संख्या बन गया ये। इसका मतलब लाग की मदद से 2 बन गया इसमें, 2 बन गया इसमें। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो साइन कास लाग ये सब होते हैं, ये किसी वैल्यू को दूसरे वैल्यू में, किसी मान को दूसरे में चेंज कर देते हैं, और जो भी मान मिलता है वो यूनिक मिलता है। ऐसा नहीं है कि काश 30 का मान
√3/2 है तो cos 30 का मान और भी कुछ हो सकता है, नहीं, cos 30 का मान फिक्स है, √3/2 ही होगा। sin 30 का मान फिक्स है, 1/2 ही होगा, यूनिक होगा। तो ये सब फलन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार अब जरा देखिएगा, सारणिक भी एक प्रकार का फलन होता है, सारणिक भी एक प्रकार का फलन होता है। और ये किस में लगता है? वर्ग आव्यूह में लगता है। जैसे साइन कास जो थे 6 त्रिकोणमितीय फलन, वो कहाँ लगते थे? कोण पर लगते थे, कोण के पहले हम लिख देते थे। उसी प्रकार अगर ये कोई वर्ग आव्यूह ए है, अगर ये कोई वर्ग आव्यूह ए है, तो इस पे कौन सा फलन लगेगा? उसका नाम है सारणिक। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और शॉर्टकट में उसको डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेट, डेट लिखते हैं उसको। अभी इसका नोटेशन भी बताएंगे हम। तो डेट इसके पहले अगर लिख दिया तो ये बन जाएगा डेट ए, डेट ए, सारणिक ए। जैसे वहाँ पर ये 30 डिग्री अभी है, अभी 30 डिग्री है, आपने कास लगाया तो क्या पढ़ा? कास 30, कास 30। वैसे अभी ये सिर्फ ए था, इसके पहले आपने डेट लगा दिया तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ए, या शॉर्ट फॉर्म में डेट ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुछ? जैसे ये कास होता है, ये कहाँ लगता है? कोण के पहले। वैसे ही जो सारणिक एक फंक्शन है, डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन, वो कहाँ लगेगा? वर्ग आव्यूह से पहले। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि लगता कहाँ है, क्योंकि हर फंक्शन का एक प्रॉपर प्लेस होता है। लाग कहाँ लगता है? पॉजिटिव रियल नंबर के पहले लगता है। साइन कास कहाँ लगता है? कोण के पहले लगता है। उसी तरह डिटरमिनेंट कहाँ लगता है? वर्ग आव्यूह से पहले लगता है। और जैसे ये लगा, जरा बताइए, जैसे यहाँ कास लगता तो ये एक नंबर बन जाता था। जो 30 था, कास लगाने से वो 1/2 बन जाता था, एक यूनिक नंबर मिलता था। उसी प्रकार, बात समझिएगा, उसी प्रकार ये जो ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें जैसे आपने डेट लगाया, जैसे आपने डेट लगाया, ये एक क्या बन गया भैया? ये एक व्यंजक या संख्या बन जाएगी। अगर ए के अंदर वेरिएबल होगा तो व्यंजक बनेगा, वो भी आएगा। और अगर ए के अंदर सारे नंबर होंगे तो ये एक नंबर बन जाएगा, यूनिक नंबर। जैसे यहाँ पर काफ 30 का मान 1/2 है और कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही डेट ए का मान एक जो नंबर आएगा, अब वो कैसे आएगा वो बात की बात है। जैसे यहाँ पर आपने काफ 30 लिखा, हमने बताया काफ 30 का मान कैसे निकालेंगे आप, तो वो बाद की बात थी। जो है आप टेबल में देखते थे या ट्रायंगल बना के निकालते थे, वो मान निकालना वो अलग मैटर है। अभी हम आपको सिर्फ लिखना बता रहे हैं, डेट होता क्या ये बता रहे हैं, मान कैसे निकालेंगे वो बाद में आएगा। तो जैसे आपने ए के पहले डेट लगाया तो ये एक नंबर या एक्सप्रेशन बन जाएगा और वो यूनिक होगा। ये बात समझ में आ गई ना? वही ये परिभाषा लिखी है कि सारणिक एक ऐसा फलन होता है जो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक यूनिक नंबर या व्यंजक से संबंधित करता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, जो ऊपर वाली परिभाषा लिखा है, आप इसमें ना कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें आप कह रहे हैं कि सारणिक एक नंबर होता है, यहाँ कह रहे हैं सारणिक एक ऐसा फलन होता है। थोड़ा सा लग रहा है ना कि अलग अलग है। यहाँ पे लिखा है सारणिक एक ऐसी अद्वितीय व्यंजक या संख्या होती है, और यहाँ बोल रहे हैं कि सारणिक एक ऐसा फलन होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब सेम है। हम आपको फिर से बताते हैं, उसी जो आप जानते हैं उसी की मदद से बताना चाहते हैं, जो आप जानते हैं उसी की मदद से। ज़रा देखिएगा, ये क्या था? 30 डिग्री। आपने इसमें कास लगाया तो कास 30 बन गया, ठीक है ना? कास 30 बन गया, यानी कास 30 की वैल्यू कितनी आई? 1/2 आई। तो कास एक फलन तो था ही जो 30 को 1/2 पर भेज रहा था, लेकिन कास 30 खुद एक नंबर है कि नहीं है? जैसे कास यहाँ पे खुद एक नंबर है, कास एक नंबर बताता है, वैसे सारणिक भी जो वैल्यू आती है उसको उस मैट्रिक्स की सारणिक ही कहते हैं। तो जो संख्यात्मक मान आता है उस सारणिक का मान ही कहा जाता है वो, ठीक है? तो जो संख्यात्मक मान मिल रहा है आप उसको ये बोलिए कि वो सारणिक का मान है या सारणिक के द्वारा प्राप्त मान है। तो दोनों परिभाषाएं एकदम सेम हैं, कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और जो भी कन्फ्यूजन होगा
जैसे जैसे इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जैसे जब आप फलन पढ़े होंगे तो जैसे मान लीजिए कोई फलन एफ है और जिसका संबंध जहाँ तक वो ले जाता है, जैसे मान लीजिए कोई ये 30 डिग्री ही मान लेते हैं इसको, और इसका मान 1/2 आया था, यहाँ पे कास फंक्शन था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कास फ्राम 30 to 1/2। फलन अगर पढ़े होंगे तो ऐसे इसको लिखते हैं, एफ कोई फलन है और ए डोमेन है और बी को डोमेन है, तो एफ ए से बी तक अगर फंक्शन है तो इसको ऐसे लिखते हैं, एफ फ्राम ए टू बी। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट भी एक फंक्शन ही है और ये वर्ग आव्यूह से एक नंबर तक है, वर्ग आव्यूह को एक नंबर से संबंधित करता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट डेट फ्राम ए टू के। यहाँ पर ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और के क्या है, कोई नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, संबंधित करता है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, ए एक वर्ग आव्यूह हो तो वर्ग आव्यूह ए के सारणिक को डेट ए द्वारा, या पहले इसको ऐसे लिखिए, एक सेकेंड, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तथा इससे संबंधित व्यंजक या संख्या के हो तो इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखें जरा देखिए तो, फलन के रूप में कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट या इसको शॉर्ट फॉर्म में डेट ही लिखेंगे, डेट ऐसे फ्रॉम ए टू के। इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका होता है पूरा, डिटरमिनेंट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू के। ठीक है, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है और के क्या है, एक व्यंजक या संख्या है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक संख्या या व्यंजक से संबंधित कराता है कौन, डेट, और वो फंक्शन है। ये फंक्शन लिखने का नोटेशन होता है। ठीक है, डेट एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट होता है फुल फॉर्म, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अधिकतर हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह को सारणिक रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे ए के पहले डेट लगा दिया तो डेट ए तो हो जाएगा वो, लेकिन उसका एक और रूप होता है, उसको बताना चाहते हैं। किसी वर्ग आव्यूह को, ध्यान दीजिए, अभी मान नहीं निकालना सिखा रहे हैं, अभी सारणिक रूप में लिखना बताते हैं। सारणिक रूप में लिखना, किसी वर्ग आव्यूह को सारणिक रूप में लिखना। अच्छा, एक तरीका है, तो अभी हम रफली समझा ही दिए थे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसके पहले डेट लगा दीजिए तो डेट ए हो गया। लेकिन आपको याद हो वहाँ पे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 30 डिग्री और अलजेब्रा में कोई संख्या हो, उसमें और इस ए में अंतर है। यहाँ पर ए अगर आपको याद हो तो ए ऐसे लिखा जाता है, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखा जाता है। आयताकार सारणी के अंदर हम संख्याओं को लिख देते हैं तो वो आव्यूह बन जाता है, आप पढ़ चुके हैं। तो इसके पहले अगर ऐसे डेट लिखेंगे तो लिखना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा देखने में कम अच्छा लगता है। एक रेक्टेंगुलर के पहले डेट लिखना
एकदम सही है, लेकिन बार बार ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, इसलिए इसको एक नए रूप में चेंज कर देते हैं, एक नया उसका शेप दिखाई पड़ेगा अभी आपको। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर एरे है थोड़ा इसको हम हटाना चाहते हैं सारणिक में जब आएंगे तो कैसे, ज़रा देखिए, किसी वर्ग आव्यूह को सारणिक रूप में लिखना तो कैसे लिखते हैं किसी वर्ग आव्यूह के सभी अवयवों को बिना स्थान परिवर्तन किए दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिखने की विधि को सारणिक रूप में लिखना कहते हैं। जरा बात समझिए, किसी वर्ग आव्यूह के सभी अवयवों को बिना स्थान परिवर्तन किए, जो जिस स्थान पर उसी स्थान पर रहे, बिना स्थान परिवर्तन किए दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिखने की विधि या लिखने का तरीका क्या कहलाएगा? सारणिक रूप में लिखना कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक अवयव किसके अंदर लिखे थे? अभी तक अवयव कहाँ लिखे थे? आयताकार सारणी के अंदर लिखे थे। आव्यूह में अभी तक अवयव कहाँ लिखे रहते थे? आयताकार सारणी, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखे रहते थे। अब उसी आयताकार सारणी को हटा के हम दो ऊर्ध्वाधर रेखा बना देंगे। अवयव जहाँ के तस है, जहाँ पे हैं वहीं पर है, बस अब हम क्या करेंगे, उसको हटा के क्या बना देंगे? दो ऊर्ध्वाधर रेखा बना देंगे। तो क्या कहलाएगा? वो सारणिक बन जाएगा। ठीक है, और देखिए और क्या लिखें? वर्ग आव्यूह ए से बनी सारणिक को डेट ए, पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ए, डेट ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेट ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे? डेट ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी डेट ए का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डेट ए का मतलब क्या है? अर्थात डेट ए का मतलब है आव्यूह ए से बनी सारणिक। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह ए से बनी सारणिक। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि अगर कोई वर्ग आव्यूह दिया है, तो उसको आप सारणिक रूप में कैसे बनाएंगे? एक एग्जाम्पल से बताएं। एक एग्जाम्पल, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह ले 1 2 4 6, देखिए वर्ग आव्यूह है। अगर इसको हम सारणिक रूप में लिखें तो ए को सारणिक रूप में लिखिए, सारणिक रूप में लिखें। ये क्वेश्चन है हमारा। ध्यान दीजिए, अभी हम सारणिक का मान निकालना आपको नहीं बता रहे हैं, अभी हम सारणिक रूप में लिखना बता रहे हैं। सारणिक रूप में लिखना और फिर उसका मान निकालना दो अलग अलग बातें हैं। वो अभी आपको जब सारणिक का मान निकालना हम सिखाएंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी हम मान निकालना नहीं सिखा रहे हैं, अभी सिर्फ सारणिक रूप में व्यक्त करना सिखा रहे हैं। तो इसका सलूशन ज़रा देखिए। तो ये वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह ए। अभी इसको रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखेंगे, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। और अगर इसको सारणिक रूप बनाने जा रहे हैं तो सारणिक रूप क्या बन जाएगा? या ऐसे लिखें, अभी थोड़ा शुरुआत इसलिए फुल लैंग्वेज लिख रहे हैं। वर्ग आव्यूह ए से बनी सारणिक
कैसे बनेगी? हमने क्या कहा था, जो भी आव्यूह के अंदर अवयव हों उनको बिना स्थान परिवर्तन किए, बिना स्थान जहाँ पर है उसी जगह लिखिए, बिना स्थान परिवर्तन किए कहाँ रखेंगे? दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में, दो लाइन खींच दिया वर्टिकल और उसी के बीच में रख दिया, तो ये बन गया आपका सारणिक रूप। और हमने क्या कहा था, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम डेट ए के द्वारा लिखते हैं, डेट ए के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारणिक ए का रूप। अभी इसका मान भी निकालेंगे, बात सुनिएगा, इसका मान नहीं होता है, इसका मान नहीं होता है, लेकिन इसका मान हम निकालेंगे बाद में। कैसे निकालेंगे वो आएगा। अच्छा, एक नोटेशन और हम ऊपर लिखना भूल गए हैं कि जो डेट ए होता है, डेट ए के लिए एक नोटेशन और होता, चलिए इसको हम इसी के बाद लिख देते हैं, नोट करके कुछ बातें लिखवा दें, वहीं पर हो जाएगा ये। आप सारणिक रूप में लिखना समझ गए, आप कुछ बातें नोट करके लिखवा दें। नोट नंबर फर्स्ट, वर्ग आव्यूह, बार बार वर्ग लिख रहे हैं कि आपको रट जाए कि सारणिक वर्ग आव्यूह के लिए ही है। वर्ग आव्यूह ए से बनी सारणिक को हमने एक नोटेशन ये बताया, डेट ए, ये तो बताया ही, एक नोटेशन और बताने जा रहे हैं। मैंने सारणिक को डेट ए, या ये एक नोटेशन होता है, ये डेट ए या डेट ए, इसको भी डेट ए ही बोलते हैं, इसको भी डेट ए ही बोलते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या आ गया, आप इसको माड मत बोल दीजिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ते हैं डेट ए पढ़ते हैं, यानी सारणिक ए, इसका नाम क्या है? डेट ए है। ठीक है, इसको माड ए मत पढ़िएगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि माड किसका होता है? वो संख्याओं का होता है। ठीक है, हम उसी की बात को समझाने जा रहे हैं आपको। को डेट ए पढ़ा जाता है, डेट ए पढ़ा जाता है, मॉड ए नहीं पढ़ा जाता। मॉड ए या मॉडुलस ए नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड किसके लिए होता है? मॉड संख्याओं के लिए होता है, क्योंकि मॉड या मॉडुलस संख्यात्मक मान का होता है, संख्यात्मक मान का ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर ये संख्यात्मक मान नहीं, वो मैट्रिक्स है। तो आप चाहें तो इसको हम इसको अलग से लिखवा दें, दो बातें करके। ज़रा देखिएगा, अगर ये इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेट ए यदि ए वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। और अगर ये ऐसे लिखा, इसको हम पढ़ेंगे मॉड ए यदि ए एक संख्या हो, संख्या हो। जैसे ये लिखा है, अब जैसे 5 लिखा है, जैसे ये 5 लिखा है, 5 ऐसे, अब इसको डेट 5 थोड़ी पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट 5, नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मॉड। अगर संख्या है तो इसको पढ़ेंगे मॉड 5 पढ़ेंगे इसको जो है। लेकिन यही 5 अगर वर्ग आव्यूह के अंदर होता और तब कहता ये साइन लगाइए, तब वो डेट हो जाता जो है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको मॉड ना पढ़िएगा आप लोग जो है, इसको क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है? मैट्रिक्स है। और अगर मैट्रिक्स है तो उसको डेट पढ़ा जाता है। अब देखिए, नोट नंबर 3, डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं? वर्ग आव्यूह का निकालते हैं। तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति स्तंभ बराबर होते हैं। तो यहाँ से एक बात ही समझ में आ गई कि सारणिक में
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। सारणिक में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। क्या ऐसा आव्यूह में होता था क्या? नहीं, आव्यूह में बराबर हो भी सकता था, नहीं भी। जब बराबर होता था तो उसको बोलते थे वर्ग आव्यूह, बराबर नहीं होता था तो आयताकार आव्यूह। ठीक है। और जब दोनों बराबर हैं तो इसका कोटि किस रूप का होगा? n क्रॉस n या m क्रॉस n। आव्यूह में कोटि होता था m क्रॉस n के रूप का होता था, लेकिन वहीं पर जब वर्ग आव्यूह होता था तो उसको हमने कहा था n क्रॉस n का रूप। वहीं पर n क्रॉस n का रूप, यानी दोनों बराबर होते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों बराबर कर देंगे। तो सारणिक में सारणिक की कोटि n क्रॉस n रूप की होती है, रूप की होती है। n यहाँ पे क्या है? n बिलोंग्स टू कैपिटल यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n क्रॉस n यानी दोनों बराबर हैं तो इसकी कोटि n क्रॉस n हो जाएगी। और नंबर 5, जैसे आप वर्ग आव्यूह में देखे थे, अगर वर्ग आव्यूह की कोटि 3 क्रॉस 3 है तो हमने कहा उसको संक्षेप में आप 3 कोटि का बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को बोलो या सिर्फ एक का ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी n क्रॉस n कोटि की सारणिक को संक्षेप में n कोटि की सारणिक, कोटि मतलब आर्डर जो बताए थे, n कोटि की सारणिक कहते हैं। अच्छा, एक बात इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो जैसे हम आर्डर की परिभाषा बताए थे मैट्रिक्स में कि पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या क्रॉस लगा देते हैं, सेम वही है, इसलिए वो डिटेल नहीं बताए हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितने पंक्ति, और सारणिक में तो जितने स्तंभ उतने पंक्ति बराबर होते हैं। मान लीजिए 3 स्तंभ तो 3 पंक्ति, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 2 ऐसे ही बनेगा। तो n क्रॉस n कोटि की सारणी को संक्षेप में हम n कोटि की सारणी बोल देंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक ही नंबर, जैसे वर्ग आव्यूह होता तो वैसे ये भी है। आपको याद होगा कि वहाँ पर हम इकाई आव्यूह को अगर 3 क्रॉस 3 कोटि की इकाई आव्यूह हो तो इसको सिर्फ I3 ही बोलते थे, वहाँ पे 3 क्रॉस 3 नहीं लिखते थे। तो यहाँ पर भी ये काम चलेगा जो है। 6वीं बात ये है कि जैसे आव्यूह में हमने कहा था कि आव्यूह के अंदर कितने भी नंबर हो सकते हैं। आव्यूह के अंदर 1 नंबर भी हो सकता है, आव्यूह के अंदर 2 नंबर भी हो सकता है। अगर आपको याद हो ऐसे लिख दे तो भी आव्यूह है, और अगर 2 नंबर लिख दे तो भी आव्यूह है। 3 नंबर भी लिख सकते हैं, 1 2 3, चाहे इसको पंक्ति बना दे चाहे स्तंभ बना दे। कहने का मतलब आव्यूह में अवयवों की संख्या कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। लेकिन ये एक विशेष अंतर, सारणिक में ऐसा नहीं है कि सारणिक में अवयवों की संख्या आप कुछ भी बोल दें, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सारणिक में कोटि किस रूप की है? n क्रॉस n रूप की है। और आप जानते हैं मैट्रिक्स में कि अगर किसी मैट्रिक्स की कोटि 3 क्रॉस 4 है तो उसके अंदर कितने अवयव होंगे? 3 4 जा 12, गुणा कर देते थे, 12 अवयव होते थे। अगर 3 क्रॉस 2 है तो 6 अवयव होते थे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है। अगर n क्रॉस n ऑर्डर है सारणिक की, n रो n कॉलम, तो कितने अवयव होंगे? n स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर के रूप की संख्या होगी। और n स्क्वायर तो क्या कहते हो आप? प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। 1 लिखोगे तो 1 का वर्ग 1, 2 लिखोगे 2 का वर्ग 4, 3 लिखोगे 3 का वर्ग 9, 4 लिखोगे 4 का वर्ग 16, इसी तरह 25, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो सारणिक में अवयवों की संख्या ये होती हैं, 1 होगी, 2 कभी हो ही नहीं सकती। सारणिक के अंदर 2 अवयव कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? कोटि के कारण। जितने रो उतने कॉलम, और अवयव को निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आव्यूह में कभी 5 एलिमेंट हो ही नहीं सकते, आव्यूह में कभी 6 एलिमेंट हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग नहीं है। सारणिक के अंदर उतने ही अवयव होंगे जो किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सके जो है। और आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्या होता है? यही सब होता है, 25 36 49 64 ऐसे संख्याएँ होती हैं। तो वही बताना चाहते हैं, कन्फ्यूज ना रहिएगा इसमें। सारणिक में
अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है, n स्क्वायर होती है, जहाँ n क्या है, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सारणिक में कैसे अवयव होते हैं, n स्क्वायर के रूप की होती हैं, n स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 1 ना, 4, 9, 16, 25, ये सब सारणिक के अवयव हो सकते हैं। कभी कंफ्यूज ना होइएगा, कोई कहे कि सारणिक में 5 अवयव है तो बोलना ही गलत है, सारणिक में 6 अवयव है बोलना ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कारण सिंपल सा है कि अब जब पंक्ति स्तंभ बराबर हैं तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 3 रहेगा तो 3 क्रॉस 3 करोगे 9 आएगा, तो बीच में कभी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं। तो ये कुछ सारणिक की हमने बातें आपको बता दिया, सारणिक का आर्डर बता दिया, सारणिक का कोटि बता दिया, उसमें अवयवों की संख्या बता दिया, रो कॉलम सब बराबर होते हैं ये सब बता दिया, डेट ए क्यों पढ़ते हैं ये बता दिया, माड क्यों नहीं पढ़ते ये बता दिया। माड क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि वो ए मैट्रिक्स है, अगर ए वही संख्या बन जाए तो आप माड पढ़ सकते हो, क्योंकि माड संख्या के लिए होता है, मापांक बोलते हैं हिंदी में उसको, माड को। अब देखिए, जैसे आपने मैट्रिक्स में एक व्यापक रूप पढ़ा था, वैसे हम सारणिक का व्यापक रूप बता दें। n क्रॉस n कोटि की सारणिक का व्यापक जनरल फॉर्म। तो जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था सेम टू सेम वही होगा, बस वहाँ पे जो m पंक्ति बोलते थे और n स्तंभ बोलते थे, m क्रॉस n का हमने वहाँ बताया था, m क्रॉस n का, बस m की जगह पे उसी में आप n रख दीजिए तो n क्रॉस n बन जाएगा, और जो रेक्टेंगुलर एरे था उसको हटा के ऐसे बना दीजिए, बस कोई अंतर नहीं करना है, सेम टू सेम। देखिए वही हम छाप देते हैं अभी, बस m की जगह पे n कर देंगे और आयताकार सारणी को बना देंगे 2 ऊर्ध्वाधर लाइन। तो कैसे लिखेंगे, यदि a एक वर्ग आव्यूह हो तो इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर लिख देते हैं, a n क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह हो तो इससे बनी सारणिक का रूप निम्न होता है। ठीक है, चाहे आप डेट ए लिखिए ऐसे या आप लिखिए ऐसे, और इसके लिए 2 ऊर्ध्वाधर लाइन बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो वहाँ लिखे थे वही सेम टू सेम लिख देंगे। आर्डर क्या बनेगा, n क्रॉस n बनेगा। तो आप जानते हैं A11 A12 ना, डॉट 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 पहली पंक्ति है और लास्ट कॉलम कितने n, तो A1n हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे तो A21 A22 डॉट 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 लास्ट में जाएंगे तो पंक्ति दूसरी है तो A2, स्तंभ लास्ट है तो n हो जाएगा। ऐसे एकदम लास्ट में नीचे आ जाएं तो कौन सी पंक्ति लिखने जा रहे हैं, आखिरी, और यहाँ पे आखिरी पंक्ति कौन सी, NV ही है, तो AN1 AN2 और आखिरी में जाएंगे तो पंक्ति भी NV है, स्तंभ भी NV है, तो ANN हो जाएगा। और जैसे वहाँ पर हमने एक जनरल एक पंक्ति लिया था, IV पंक्ति, ith रो, याद है, ith रो लिए थे, और यहाँ पर एक jth कॉलम ले लिए थे, व्यापक रूप बनाने के लिए jth कॉलम ले लिए थे। तो अगर यहाँ से हम चलना शुरू करें, ith रो बनाएं तो AI1 हो जाएगा, पंक्ति IV है और कॉलम पहला है, यहाँ पर AI2 हो जाएगा। और जब इसके नीचे हम या तो यहाँ से लिखना शुरू करें, इसके नीचे यहाँ पे तो कौन सी पंक्ति है, पहली है तो A1, और स्तंभ कौन सा, कॉलम कौन, J1, तो A1J हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो A2J हो जाएगा। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके नीचे आएंगे तो बताइए यहाँ पे कौन एलिमेंट आने वाला है, कौन सा रो है, ith रो है, कॉलम कौन सा है, jth है। ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो वहाँ बताए थे ये। तो ये जो एलिमेंट आया, ये इसको हम सारणिक का व्यापक एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको हम सारणिक का व्यापक एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यापक हो गया। और इसको अगर हम संक्षेप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लिख देना आप लोग, इसको डेट ए इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि AIJ
ऐसे बना देंगे n क्रॉस n। ये व्यापक रूप हो गया और ये संक्षिप्त रूप हो गया आपका। संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं ऐसा चाहे तो, बस शेप बदल दिया बस। तो इसमें कोई अंतर नहीं, वहाँ पे आयताकार सारणी होती थी, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन है। तो आज हमने आपको क्या क्या बता दिया, सारणी की परिभाषा बता दिया, किसी वर्ग आव्यूह को सारणिक रूप में लिखना सिखा दिया। याद करिए, अभी हमने सारणी का मान निकालना नहीं बताया है, वो बाद में आता है। अभी हम सारणिक रूप में सिर्फ लिखना बताए हैं, ठीक है। और ये बता दिया कि सारणी का ऑर्डर n क्रॉस n का होता है, अवयव n स्क्वायर के रूप के होते हैं, क्योंकि अक्सर अंतर पूछ लेता है। मैट्रिक्स में रो कॉलम बराबर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, यहाँ पे ऑलवेज बराबर होते हैं। वहाँ पे अवयवों की संख्या कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ n स्क्वायर के रूप का होगा, ठीक है। और ये हमने बताया, व्यापक रूप बता दिया। तो अब अगले जब लेक्चर शुरू करेंगे हम, तो उसमें आपको सारणी का मान निकालना सिखाएंगे, और तब हमें उम्मीद है कि आपको सारणी एकदम कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी, जो है जो भी डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।